ये बात ना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर तुमने ये वीडियो पूरी की पूरी देख ली, नॉट ओनली तुम केमिस्ट्री तुम्हें इजी लगेगी, बट तुम आराम से केमिस्ट्री के अंदर 140, 150 और 160 प्लस नंबर भी ला सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और नीट 2024 में मेरे 720 में से 705 नंबर आए थे विद 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री। और आज मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या किया 4 से 5 महीने के प्रिपरेशन में जिससे मेरे भी केमिस्ट्री के अंदर 180 आउट ऑफ 180 आ पाए। देखो, तुम्हें पता है कि जो केमिस्ट्री है उसमें 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें एक पूरा का पूरा रोड मैप मिल जाएगा, एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, तो देखो वही बात है कि इस चीज में भी मैंने वही चीज किया कि लास्ट के जो 10 ईयर के पेपर्स हैं वो चीज मैंने देखी है, उनकी एनालिसिस किया। और मैंने तो कुछ ऐसे चैप्टर्स भी बता रखे हैं जो कि एक्चुअल में कम टाइम लेते हैं और उससे तुम आराम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सब ये बेसिक चीज होता है कि सबको पता है कि केमिस्ट्री जो उसमें 3 पार्ट होते हैं। देखो, एक चीज बात जो ध्यान से सुनना कि केमिस्ट्री में ना एक बेसिक चैप्टर्स होते हैं, कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं, वो है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। मैं ये मानता हूँ कि ये दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर है जो पूरी की पूरी बेस बनाते हैं केमिस्ट्री की, पूरी की पूरी बेस। अगर तुम्हें ये दोनों चैप्टर अच्छे से आते हैं ना तो काफी हद तक तुम्हारी जो केमिस्ट्री होगी वो इजी हो जाएगी और तुम्हें आसान लगने लगेगी। और इस दोनों चैप्टर से लगभग पीरियोडिक टेबल से अगर मैं बात करूं तो इससे आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। और अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ये जो पूरा का पूरा दोनों चैप्टर ये तुम्हारे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों में हेल्प करती है। कैसे? देखो, सिंपल सी बात है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें तुम बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ज्योमेट्री निकालो, इसकी शेप निकालो। वो यूजुअली जब तुम पी ब्लॉक पढ़ोगे, पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो तुम्हारा ऑर्गेनिक होगा इसमें कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं या उसमें वीबीटी पूछ लेते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे हो रही है, ये सारी चीजें आ जाती है। और जो तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो पूरी की पूरी जब रिएक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे तुम रिडॉक्स पढ़ोगे या फिर तुम मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पे तुम्हारे काम आती है ये वाला चैप्टर। अब देखो, सिंपल सी बात है कि केमिकल बॉन्डिंग और जो पीरियोडिक टेबल है, ये मैं कहता हूँ कि इसको, इन चैप्टर्स को तुम अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके उतने अच्छे से पढ़ो। बट कुछ टॉपिक जो तुम्हें आने ही चाहिए, अच्छे से आने चाहिए, वो कौन कौन से? एक तो वीबीटी आना चाहिए, एक फॉर्मल चार्जेस के बारे में आना चाहिए, और एक तुम्हें आने चाहिए बॉन्ड पैरामीटर, जिसमें बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, ये सारी चीजें टॉपिक तुम्हें आने चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। कभी कभी डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन में कहता हूँ इसे इतने अच्छे से कर लो ना कि मतलब आंख बंद करके तुमसे कोई भी बोले ना कि हाँ भाई इस एलिमेंट का या इस कंपाउंड का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तुम आंख बंद करके बता दो। नॉट आंख बंद के, तुम रात के तुम अगर 3 बजे उठे हो ना तो उस समय भी तुम बता सको हाँ कि भाई इसकी ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ये अच्छे से करना। इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो कि तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें हेल्प करेगी, एमओटी हो गई, और जो तुम्हारे आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्वेश्चन हर साल आता है कि आयनिक और कोवेलेंट प्रॉपर्टी बताओ कि किसमें ज्यादा होगा या इसका ट्रेंड पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो इसमें तुम्हें ट्रेंड्स आने चाहिए। यूजुअली रेडियस हो गया, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, इन सब की तुम्हें आराम से ट्रेंड पूरे के पूरे आने चाहिए। बाकी मैं तुम्हें लास्ट में पूरी की पूरी बताऊंगा कि तुम्हें इनऑर्गेनिक में ये चीज कैसे करना है। इसके साथ साथ देखो, ट्राई किया करो कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे जो एलिमेंट है उनके तुम्हें नाम पता होने चाहिए। उसे निमोनिक से याद कर लो, क्योंकि मैंने भी जो होते पूरे के पूरे निमोनिक से ही याद किए थे, और काफी हद तक तुम्हें ना ये चीजें इजी लगेगी जब तुम निमोनिक से याद करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो गई, और साथ में जो आईयूपैक होगा, देखो जैसे कि जिसमें एनसीईआरटी में पूरी टेबल दे रखी है कि 0 मतलब अन होता है, नील होता है, 1 मतलब अन होता है, ये देख लेना क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है नीट के अंदर। ठीक है, और एक डायगोनल रिलेशनशिप पूरे पीरियोडिक टेबल में एक पूरी की पूरी यही है जो एक्सेप्शन वाला केस दे रखा है, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप और इसकी रीजंस क्या क्या है वो पढ़ लेना। अगर ये आना होना तो आराम से कोई भी एक या 2 क्वेश्चन इस पे आराम से बन सकता है। सो लेट स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, सबसे बड़ा ना मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये करते हो ना कि तुम ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बाहर से पढ़ना शुरू कर देते हो। देखो, मैं ना हमेशा ये मानता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ना अभी तुम बस एनसीईआरटी पे ही फोकस करो, एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ। अगर टीचर कोई चीज एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं उसको ट्राई करो, अभी इस समय पे अवॉइड करो। मैं क्यों कह रहा हूँ अवॉइड करना? क्योंकि अभी तुम्हारा मेन फोकस ये है कि तुम कैसे भी करके जो तुम्हारा एनसीईआरटी वाली चीज है उसको पहले अच्छे से कर लो, उसके बाद जो भी चीज एक्स्ट्रा होगी उसे तुम बाद में कर लेना। क्योंकि जब मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू करी थी ना तो मैंने भी सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि मुझे सबसे पहले बस एनसीईआरटी वाली चीजें पढ़नी है, उसके बाद जो भी चीज होगी वो मैं एक्स्ट्रा बाद में जाके पढ़ लूंगा। तो वही चीज मैं कहूंगा कि सबसे पहले तुम वही करो, एनसीईआरटी पे फोकस करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, ट्राई करो एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, ट्राई करो एनसीईआरटी की बुक पढ़ो उसमें। ठीक है, बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम चीज मैं कहूंगा कि जो केमिकल बॉन्डिंग हो गई और जो जीओसी हो गई, ये दोनों के चैप्टर ना, ये दोनों के
दोनों पूरी की पूरी पिलर बनाती है। देखो जहाँ पे मैंने ग्रीन टिक कर रखा है ना, इसका मतलब ये कि चैप्टर इजी है, आराम से तुम कर सकते हो अगर तुम थोड़ा सा टाइम इसमें दो। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुम्हें बता दी केमिकल बॉन्डिंग में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं जीओसी के ऊपर। देखो अगर मैं जीओसी की बात करूं तो जीओसी में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। नॉट ओनली दिस थिंग, अगर तुम इसमें फोल्ट एनालिसिस लगा दो, फोल्ट एनालिसिस इसमें एड अप कर दो, तो इसमें हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम 2025 में देखो 2 क्वेश्चन आए थे, 2024 में देखो 2 क्वेश्चन आए थे, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि हर साल 2026 में भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आराम से तुम जीओसी में 6 से 8 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब तुम में से बहुत बच्चे कहेंगे भैया हमें जीओसी बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, हमसे नहीं हो पाते। देखो कुछ टॉपिक है, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ, तुम बस वो टॉपिक कर लेना, आराम से तुम्हारी जीओसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्या क्या है, पहले देखो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी तुम्हें पता रहनी चाहिए कि कौन सा एसिडिक ज्यादा है, कौन सा कम बेसिक है, ये सारी चीज तुम्हें पता रहनी चाहिए। आयुपैक और आइसोमेरिज्म, देखो अभी मैं एक चीज कहूंगा, आयुपैक के ना ट्राई करो अभी एनसीईआरटी तक स्टिक रहो। एनसीईआरटी पूरी सीक्वेंस दे रखी है कि सबसे पहले किसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा जाता है, तो ट्राई करो वो तुम एनसीईआरटी वाली ही पहले याद करो। उसके बाद टीचर जो होते हैं यूजुअली एक्स्ट्रा भी लिखवाते हैं, बट मैं कहूंगा अभी तुम बस वो एनसीईआरटी वाली करो। उसके बाद तुम बाद में जब तुमको टाइम बचेगा या कुछ भी होगा तुम वहां से वो कर सकते हो आराम से। दूसरी चीज आइसोमेरिज्म, देखो आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा स्मॉल टॉपिक दे रखा है, बट और जो लेकिन जो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी तुम्हें साथ में पढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें वो हार्ड लगता है। ट्राई करो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना, तुम जब 12th में चले जाओ या 12th की जब ऑर्गेनिक शुरू करो उसी समय कर लो। ठीक है, ये बेटर रहेगा ताकि तुम्हारा 11th का सिलेबस पहले पूरा हो जाए, उसके बाद तुम धीरे धीरे करके 12th का करते रहना। मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है, अब उसमें जो एनसीईआरटी में जो आइसोमेरिज्म दे रखे हैं और एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल दे रखे हैं ना, उसको अच्छे से करना। मेरे को आई स्टिल रिमेंबर 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, 2023 या 22 के आसपास एक क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने मेटाफर के बारे में पूछा था। मेटा आई थिंक ऐसे कुछ था, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया था, डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया था, मतलब उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी थी। तो ट्राई करो आइसोमेरिज्म में जो एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं उसको तुम अच्छे से रट लो, उसको तुम अच्छे से रट लो, और डेफिनेटली अगर तुम वो रट लोगे ना तुम्हारी बहुत इजी हो जाएगी तुम्हें। नॉट ओनली दिस थिंग, अगर तुम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करो तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया जाता है कि इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में उसमें भी है। तो मैं उसमें भी सेम चीज कहूंगा कि उसमें एक्स्ट्रा करने से पहले ना, पहले तुम एनसीईआरटी वाले जो जितने भी एग्जांपल्स है उसे कर लो। जैसे एक फैक्ट वाला दे रखा है, एक उसमें 2 एग्जांपल दे रखे हैं, जिसमें MA3B3 के दो टाइप थे, जिसमें एक फैक्ट था, एक कुछ और भी था, मुझे ऐसा याद नहीं है। तो वो तुम पहले अच्छे से कर लेना। अगली चीज होती है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में कहता हूँ कि ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए क्योंकि ये ना पूरा का पूरा बेस बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब तुम 12th में आके पढ़ोगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को ट्राई करो, इसको अच्छे से कर लेना। इसमें जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हो गए, न्यूट्रोफाइल हो गए, सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से करना क्योंकि ये पूरा का पूरा बेस बनाएगी। और मेरे को लगता है कि तुम आयुपैक और आइसोमेरिज्म का वन शॉट देख सकते हो। ट्राई करना रिएक्शन मैकेनिज्म के तुम लॉन्ग वीडियो भी देखो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिटेल में करने वाली चीज है। ठीक है, बट इसमें वही चीज मैं कहूंगा, जैसे मैंने रेओप्टिक्स में पूरा का पूरा इसमें टारगेट बनाया था कि मुझे 1 हफ्ते में पूरा करना है, तो सेम चीज तुम इसमें भी करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म में ट्राई करना है कि हाँ मुझे इतने टाइम तक इस चीज को पूरा का पूरा कर लेना है। अब देखो तुम में से मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत सारी चीजें रटने वाली है। देखो एक्चुअली में ना अगर तुम किसी अच्छे टीचर से पढ़ो ना, किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो ना तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी कर देते हैं। देखो जैसे जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें मैंने विशाल तिवारी सर से पढ़ी थी, ठीक है, तो उन्होंने हमें बड़ा अच्छा कंसेप्ट समझाया था इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, जिसमें ना सर ने हमें कहा था प्लस माइनस थ्योरी होती है। ठीक है, देखो अगर तुम्हें ये प्लस माइनस वाली थ्योरी पता है, वेल एंड गुड, तुम उससे मैक्सिमम चैप्टर तुम उससे कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम में से किसी को नहीं पता कि प्लस माइनस वाली थ्योरी क्या है, तो मुझे कमेंट में बता देना, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसमें तुम्हें अगर तुम ये चीज सीख जाओगे ना, डेफिनेटली तुम्हें 40 से 50% तुम्हें केमिस्ट्री इजी लगेगी। और अगर मैं इसे हाइड्रोकार्बन में देखो ना, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है हाइड्रोकार्बन, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ अगर तुम ये कंसेप्ट सीख गए ना, तो आराम से तुम 80 से 90% क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के सीख जाओगे, अगर तुम्हें ये वाला चीजें आती है, क्योंकि मुझे ये चीज आती थी इसलिए मैं कर पाता था। अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूँ, देखो ब्लू का मतलब ये कि थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, बट तुम ये कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें मैंने यूजुअली प्लस माइनस वाली थ्योरी लगाई थी, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरे को हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा इजी लगी थी। ठीक है, अब देखो हाइड्रोकार्बन में भी हर चीज करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले हर एक चीज की तुम्हें आनी चाहिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो यूजुअली जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हो गए ना, और जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसमें जैसे तुमसे बता देंगे यहाँ से ये बन गया, अब बताओ इसके बीच में हम क्या रिएजेंट लगाए, ये हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम देखो 24 का पेपर देखो, 25 का पेपर देखो, 23 का पेपर देखो, 22 का पेपर देखो, अगर तुम ये रिएक्शन वाले क्वेश्चन देखो ना, इसमें से ऑलमोस्ट हर साल
आर्ट से नो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जिसमें से बस तुमसे यही कह रहे हैं कि हाँ हमें बता दो कि यहाँ से यहाँ कन्वर्जन हो रहा है, बताओ क्या रिएजेंट लगेगा, या फिर तुम्हें कह देंगे हमें ये हमने सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, बताओ उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और मैं कहता हूँ कि ये चीज ना इजी भी है, इसमें तुम्हें डायरेक्ट बस रिएजेंट याद करना है, तुम्हें इसमें बस डायरेक्ट सबस्ट्रेट याद करना है, ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट बनना है वो तुम्हें याद करना है, बस इसमें बस इतना ही करना है, इसमें बस टोटली रटने वाली चीज है। और अगर तुम्हें इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करो ना तो आराम से तुम ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो मेरी एनसीईआरटी हाईलाइट चाहिए इस चीज के ऊपर तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं डेफिनेटली अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं 12th वाले चैप्टर जैसे हेलो एल्कीन्स हो गए, एल्डिहाइड वाला चैप्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गई और एमीन्स वाला चैप्टर हो गया, तो इसमें से हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो दो क्वेश्चन होते हैं हर एक चैप्टर के, ठीक है, और ये डायरेक्ट होते हैं। देखो इन सारे चैप्टर्स में ना मैं तुम्हें एक चीज कहूंगा कि कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लो। ये मेथड को डेफिनेटली तुम में से बहुत बच्चा कहेगा कि भैया इतना सारा करना थोड़ा सा मुश्किल है, हमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक बता दो, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो टॉपिक मैंने करे थे ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, जिसकी वजह से आराम से मेरे केमिस्ट्री में 180 आ पाए थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो सबसे पहले हर एक चैप्टर में ना हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्लास रिएक्शन और सल्फोनेशन, ये वाले हर एक कर लेना, ठीक है। ये स्टार्टिंग में 11th में शुरू होता है और 12th में जाता रहता है। ये अगर तुम कर लोगे ना तो काफी हद तक तुम्हारी ये मतलब हर एक चैप्टर में अंदर आता है। अगर तुम ये कर लोगे ना तो तुम्हारी केमिस्ट्री काफी हद तक इजी हो जाएगी और काफी हद तक तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर लोगे। अब देखो बात आती है हेलो एरीन्स में तुम्हें क्या क्या कर लेना चाहिए। देखो मैं कहता हूँ हेलो एरीन्स में तुम कुछ करो या ना करो, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। एक ना टेबल 6.2 दे रखा है जिसमें डाइपोल मूवमेंट का ट्रेंड दे रखा है, ये ना मैंने देखा ये 2024 में क्वेश्चन आया था, 23 में भी आया था, 22 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो डाइपोल वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लेना। पूरी की पूरी टेबल दे रखी है, जैसे बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया और डाइपोल मूवमेंट हो गया, ये सब दे रखा है, हर जगह सेम है, बस एक फ्लोरीन क्लोरीन में कहीं एक्सेप्शन वाला केस आ जाता है तो वो वाला देख लेना एक बार। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में एक बेंजाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइल और अराइल हैलाइड ये बारे में दे रखा है, तो इसका एक थोड़ा सा डाटा है वो देख लेना, आराम से तुम कर जाओगे। दूसरी चीज अल्कोहल, फिनोल, ईथर की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा आते हैं नेमिंग रिएक्शन। मैं कहूंगा इसमें नेमिंग रिएक्शन अच्छे से कर लेना क्योंकि नेमिंग रिएक्शन के हाई चांसेस होते हैं कि वो नीट में आ जाए। इसके साथ साथ जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई और जो एसिडिक प्रॉपर्टी हो गई ना, एसिडिक प्रॉपर्टी हो गई और ट्रेंड हो गई, वो कर लेना, आराम से कर लोगे ये वाला चैप्टर। अगर तुम अल्कोहल वाला बात करो कि अल्कोहल वाले चैप्टर एसिडिक वाले में बात करो तो इसमें सेम चीज है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेमिंग रिएक्शन और एसिडिक प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ एक चीज मैं तुम्हें कहूंगा कि इसमें ना टेबल 8.2 दे रखी है जिसमें वो अमोनिया के साथ रिएक्शन दे रखा है कि C डबल बॉन्ड NZ वाला दे रखा है, तो वो वाला जरूर कर लेना। इसके साथ साथ जो एक टोलन टेस्ट दे रखा है, फ्लेमिंग टेस्ट दे रखा है और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है कि रिएक्शन विद अल्फा हाइड्रोजन। ये जो टॉपिक्स है ना ये मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, इसमें से हाई ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, तो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, ठीक है। एमीन्स वाले में भी सेम चीज है कि एमीन्स वाले में भी तुम्हें मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है। बेसिक प्रॉपर्टी देख लेना जो लास्ट में तुम्हें दे रखा होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में क्या क्या चेंज आता है, खासकर इसमें जो एक CH3 और C2O5 के साथ जो एक्सेप्शन वाला केस आता है वो अच्छे से देख लेना। फिर एक आता है हिंसबर्ग टेस्ट जिसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एमीन्स के बारे में निकालते हैं, तो वो एक कर लेना। इसके साथ साथ एक कार्बोअमाइल टेस्ट होता है तो वो भी एक बार देख लेना, उसमें से कुछ नहीं है, बस तुम्हें एक रिएक्शन है वो याद करनी है। फिर एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है डायएजोटाइजेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, तो ये अच्छे से कर लेना। खासकर जो लास्ट में एक बेंजीन वाला दे रखा है, कपलिंग रिएक्शन वाला दे रखा है, तो वो भी अच्छे से कर लेना। अगर तुम इतना भी करोगे ना तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं तो ऑर्गेनिक में ना अगर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे। अगर मान लो ऑर्गेनिक से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो तुम आराम से 18 से 16 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी तुम्हें इशू नहीं होगा, ठीक है। और डेफिनेटली तुम में से आप ये पूछो कि भैया इसमें लिंक चैप्टर बता दो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि ऑर्गेनिक में ना ट्राई करो जो चैप्टर्स मैंने ग्रीन में टिक कर रखे ना वो तो कर लो। इसके साथ साथ जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स दे रखे ना पर्टिकुलर टॉपिक्स उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इसमें से बहुत ज्यादा छठी चीज है, मतलब ये 10 साल की जो मैंने PYQs उसको मैंने एनालिसिस करी है, उसके बाद से मुझे पता चला है कि भाई ये क्वेश्चन ज्यादातर आते ही रहते हैं, तो इनको तुम अगर अच्छे से कर लोगे ना तो डेफिनेटली तुम आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मास्टर कर सकते हो, ठीक है। अगली चीज आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम चीज कहूंगा कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल और जो तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग है ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अगर तुम इतना कर लेते हो तो आराम से तुम 20 से 30% क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और देखो अगर तुम पी ब्लॉक की बात करो, देखो पी ब्लॉक ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, बट इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं वो हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर तुम बस पी ब्लॉक में करो, बस पी ब्लॉक के ऊपर, और इसमें से जो 18 ग्रुप है ना तो वो उसमें से बस एक क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखो पी ब्लॉक मुझे पता है बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर है, और इसमें से ना ये उसमें से, लेकिन जो मैं कहूँगा ना अगर मैं 18 ग्रुप की बात करूँ तो ये जो
18 ग्रुप है ना, ये छोटा भी है और इजी भी है। मैं कहता हूँ 18 ग्रुप तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसमें से बस जो लास्ट में जो तुम्हें फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन और जेनोन के बीच में जो रिएक्शन दे रखा है, वाटर के साथ जो रिएक्शन दे रखा है, उससे भी कर लोगे ना, मोर देन इनफ है, वो तुम आराम से क्रैक कर जाओगे, ठीक है। अब देखो अगली चीज आती है, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, डेडिकेटेड मैंने जो तुम्हारा पी ब्लॉक है, पूरा का पूरा पी ब्लॉक हो गया, जिसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप, सारे के सारे ग्रुप का, और साथ में डीएनएफ ब्लॉक, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ ना मैंने अपने ग्रुप पे डाल दिया, जिसमें से मैंने पूरी एनसीईआरटी को लेके हाईलाइट कर दिया कि तुम्हें कौन कौन सा टॉपिक करना है, कौन कौन सा टॉपिक छोड़ देना है। तो तुम क्या करना, डायरेक्ट जो मैंने हाईलाइट पार्ट कर रखा है या फिर जो मैंने टिक कर रखा है उसको कर लो। मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, उससे जब तुम कर लोगे ना, तुम्हारी ऑर्गेनिक के अगर मान लो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तुम आराम से 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, पी ब्लॉक के तुम आराम से कर सकते हो, और अगर तुम डीएनएफ ब्लॉक को भी मिला दो तो आराम से 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो आराम से 9 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो हर साल आते हैं इन दोनों चैप्टर को मिला के। तो इसमें से भी तुम आराम से 8 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे, जो टॉपिक मैंने टिक कर रखा है उससे करके भी, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो होगी उसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर लगता है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता कि लाइक इसमें से क्या करना है, क्या करना है। तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई सेकेंडरी बॉन्ड क्या है, प्राइमरी बॉन्ड वैलेंसी क्या है, फिर उसमें जो पूरा रिंग पूरा का पूरा एक लाइट कलर वाला चार्ट बनता है, फिर एक पूरा वीबीटी बनता है, सीबीटी बनता है। अब देखो मैं ना इसमें से कुछ टॉपिक्स है, मैंने तुम्हें वो लिख दिया, ये टॉपिक्स कर लो, तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे। कौन कौन से, एक तो वीबीटी हो गया, एक सीएफटी हो गया, एक मेटल कार्बोनाइल। देखो मेटल कार्बोनाइल ना, ये टॉपिक छोड़ के मत जाना, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। इसके साथ साथ तुम मेटल कार्बोनाइल में ना लास्ट में तुम देखोगे ना, तो लास्ट में मतलब जब शुरू होता है तो वहां पे ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना के रख रखे हैं, उन स्ट्रक्चर को एज इट इज याद कर लो, क्योंकि उसमें से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मुझे याद है 2024 में शायद एक इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, हम जब मैंने अपना नीट दिया था तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो इसको तुम डायरेक्ट कर लेना। इसके साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, लिगैंड का टाइप और ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो चीजें ये इजी है, ये आराम से तुम कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन पक्का सीएफटी से होता है, एक क्वेश्चन पक्का सीएफटी से होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, वैलेंसी या फिर लिगैंड के से होता है, और दूसरा जो तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो यूजुअली मेटल कार्बोनाइल से होता है, या फिर जो आयुपैक वाला पार्ट होता है इसमें तुमसे कहते हैं कि इसकी नेमिंग बताओ, तो वहां से होता है, तो तुम वहां से कर सकते हो। अब बात है कि भैया और बाकी जो डीएनएफ ब्लॉक की जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना, पिन कमेंट में भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर मैं लिंक चैप्टर की बात करूं तो मैं ये कहूंगा जो पीरियोडिक टेबल है ना और जो केमिकल बोल्डिंग है वो पूरा का पूरा लिंक्ड है पीडीएफ ब्लॉक से, ठीक है। अगर तुम्हें ये चैप्टर्स भी आते हैं तुम आराम से कर जाओगे। देखो ट्राई करना, जो पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक में जितने भी टेबल्स दे रखे हैं ना उसको अच्छे से कर लेना। टेबल्स करना क्यों जरूरी है, देखो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि टेबल से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूजुअली जो नाइट्रोजन वाला टेबल हो गया, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड बता रखे हैं, फोस्फोरस के ऑक्साइड बता रखे हैं, सल्फर के ऑक्साइड बता रखे हैं, ठीक है। इन सब के टेबल्स हो गए, या फिर जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हो गए, इन सब से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस रहते हैं। थ्योरी हो गया या फिर डायरेक्ट स्ट्रक्चर वाइज हो गया, तो इनको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आने के हाईली चांस होते हैं। अगर तुम लास्ट 10 साल का पेपर भी देखोगे ना तो इसमें से तुम्हें हर साल क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है भैया फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री देखो सिंपल सी बात है, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा लिंक चैप्टर होता है, ठीक है। मैं इसमें पूरी की पूरी मैंने तुम्हें लिंकिंग बता रखी है कैसे होता है। देखो अगर मैं बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें जब अपनी फिजिक्स की वीडियो मैंने बताई थी वहां पे भी मैंने तुम्हें बताया था कि फिजिक्स में अगर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं तुम जो पीरियोडिक टेबल हो गया, जो मॉडर्न फिजिक्स में जो एटम हो गया, वेव पार्टिकल्स हो गए, ये वाले तुम आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर तुम देखो तो 5 से 8 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लिंक चैप्टर है, तो तुम इनको आराम से कर सकते हो। दूसरी चीज, ये चीज मैंने फिजिक्स की भी वीडियो में बताई थी, अगर तुमने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी देख लेना। कि मैंने बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है और जो थर्मोडायनेमिक्स की जो फिजिक्स वाला पार्ट है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों में साइन का फर्क होता है, ठीक है। इसमें तुम्हें बस एक एक्स्ट्रा चीज पढ़नी होती है, वो है कैरगोट इंजन के बारे में। और अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स कर लो ना, आराम से तुम केटीजी भी कर लोगे, थर्मोडायनेमिक्स भी आराम से कर लोगे, ठीक है। अब देखो कुछ चैप्टर जो एक्चुअल में लिंक्ड भी है और इजी भी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। अगर तुम देखो मोल कंसेप्ट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और अगर तुम देखो ना मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन दोनों के दोनों बिल्कुल मिक्स चैप्टर है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। उसमें बस तुम्हें वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाय वेट हो गया, पूरा का पूरा वही चीज लगती है। बट सॉल्यूशन में एक चीज जो एक्स्ट्रा जुड़ जाती है वो वही चीज है कि बता दो कि हाँ भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिर लास्ट में आयनाइजेशन वाला पूछ लेते हो, वो चीज एडअप हो जाती है। और अगर तुम मान लो सॉल्यूशन में अगर तुम मोल कंसेप्ट भी कर लो, तो ये
समझ के चलो कि तुमने सॉल्यूशन का 40 से 50% चैप्टर तुमने कर लिया है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आना होगा ना तो आराम से वो अटेम्प्ट कर लोगे, बट तुम्हें बस थोड़ा सा जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बोलिंग पॉइंट हो गया, उनके बस तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं, और लास्ट में जो हैंडीज वाला दे रखा है वो वाला याद रख लेना, आराम से तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगली चीज रिडोक्स वाला बात करो। देखो रिडोक्स से हर साल एक क्वेश्चन आता है, कंफर्म होता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडोक्स दोनों मुझे लिंक रखते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि रिडोक्स से ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, दोनों बिल्कुल सेम है। अगर तुम देखोगे तो हर साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और यूजुअली जो इसमें से क्वेश्चन आना होता है वो ई सेल से आता है। यूजुअली अगर तुम्हारी कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो ई सेल से ही आता है। ट्राई करो कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है ना और रिडोक्स वाला पार्ट है उसे तुम अनुष्का मैम से पढ़ो। अनुष्का मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है सारी चीजें। अगली चीज है वही चीज केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियाई। केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल सेम है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें ऑर्डर वाले रिएक्शन पढ़ते हो, और न्यूक्लियर वाले में भी तुम ऑर्डर वाले रिएक्शन पढ़ते हो, जो कि फिजिक्स वाला पार्ट है, तो तुम आराम से कर सकते हो। देखो अब बात है इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम मुझे पता है बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर है, ठीक है, इसमें यूजुअली हार्ड भी लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट इसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो तुम मतलब चाहो तो छोड़ सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा छोड़ो। लेकिन अगर मान लो तुम्हें छोड़ना ही है तो कुछ टॉपिक्स करके चले जाओ, जैसे पीएच हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन, जिसमें पूरी की पूरी थ्योरी होती है कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा जाएगा, बैकवर्ड के क्या क्या कंडीशंस होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सोल्युबिलिटी, ये तुम कर लोगे ना तुम आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। साथ में लास्ट में मुझे याद है कि पीएच में ना एक क्वेश्चन दे रखा है, पीएच वाले में एक प्रॉपर डेडिकेटेड दे रखा है कि भाई पीएच कैसे निकालते हैं, जिसमें मतलब लोग की वैल्यू कुछ आती थी, लोग सोल्ट अपॉन एसिड ऐसे कुछ था, मतलब मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ अगर तुम वो चीज कर लोगे ना तो अच्छे से तुम निकाल सकते हो ये सारी चीजें। इक्विलिब्रियम ट्राई करो कि तुम ना अनुष्का मैम से या फिर ऋतिक सर से पढ़ो, क्योंकि उन्होंने सच में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा रखा है ये सारी चीजें। और देखो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम केमिस्ट्री के अंदर इतना भी कर लेते हो, जो कि मैंने बस ग्रीन में मैंने जो टिक कर रखे ना, अगर तुम उतना भी कर लेते हो ना, तुम आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर अच्छे खासे तुम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ही करना है ना, तो जो टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं, जिसको जो मैंने टॉपिक बता रखे हैं वही कर लेना, बहुत है वो टॉपिक्स भी। नॉट ओनली दिस थिंग, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ डाल रखी है अपने ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियो फिजिक्स के लिए चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बता रखा है, तो वो देख लेना। अगर तुम्हें यही चीज बायो के लिए भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, डेफिनेटली मैं बायो के लिए भी बना दूंगा। और अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लस माइनस थ्योरी वाली चीज नहीं आती है तो वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, वो भी मैं तुम्हें आराम से अच्छे से बता दूंगा। उसमें मुश्किल से वो 5 मिनट की वीडियो बनेगी। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाय, थैंक यू।